कपड़े पर चाय का दाग लगते ही तुरंत उसे धो डालते हो, ऐसा क्यों? पेज नंबर 14। प्रश्नकर्ता, दाग निकल जाए इसलिए। दादाश्री, वैसे ही भीतर दाग लगने पर तुरंत धो डालना चाहिए। यह दाग लोग तुरंत धो देते हैं। कोई कसाय उत्पन्न हुआ, कुछ हुआ कि तुरंत धो डाले तो साफ ही साफ, सुंदर ही सुंदर। आप तो 12 महीने में एक दिन करते हैं, उस दिन सारे कपड़े डुबो दें। हमारा प्रतिकरण सूट ऑन साइट कहलाए, अर्थात आप जो करते हैं वह सच्चा प्रतिक्रमण नहीं कहलाए, क्योंकि आपका एक भी कपड़ा धुलता नहीं है और हमारे तो सभी धुलकर स्वच्छ हो गए। प्रतिक्रमण तो उसका नाम कहलाए कि कपड़े धुलकर स्वच्छ हो जाएं। कपड़े रोजाना एक एक करके धोना पड़े, तब जैन क्या करते हैं? 12 महीने होने पर 12 महीनों के कपड़े एक साथ धोते हैं। भगवान के वहाँ तो ऐसा नहीं चलेगा। ये लोग 12 महीने पर कपड़े उबालते हैं कि नहीं? यह तो एक एक करके धोना पड़े। 500 कपड़े दोष रोजाना धुलेंगे तब काम होगा। जितने दोष दिखाई पड़े उतने कम होंगे। इनको रोजाना 500 दोष दिखाई पड़ते हैं, अब दूसरों को नहीं दिखाई पड़ते। उसकी क्या वजह? अभी उतना कच्चापन है। क्या कुछ बिना दोष का हो गया है जो नहीं दिखाई पड़ते? भगवान ने रोजाना अपने दोषों का बही खाता लिखने को कहा था। ये क्या बताते हैं कि दोष तो बहुत है, अनंत प्रकार के दोष है, और क्यों नहीं दिखते? तो कच्चापन है, हमारी जागृति कम है। ये तो सचमुच ये लाइट फुल किया तो दोष दिखना चाहिए, तो कि नंबर ज़्यादा है, नंबर जब उतरेंगे तो दिखाई देना पड़ेगा। ऐसे ये हमारे आवरण है, उसके वजह से दोष नहीं दिखाते। तो ज्ञान तो सभी को मिल जाता है, फिर भी आवरण के वजह से नहीं दिखाई देते, उतना कच्चापन है। दोष तो निरंतर होते रहते हैं, पर हमें निश्चय, फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें निश्चय होना चाहिए कि मुझे मेरे खुद के दोष देखने हैं। हमारी बुद्धि सामने वाले के दोष दिखाए तो भी वहाँ ये निश्चय होना चाहिए कि जो सामने वाले के दोष दिखते वो दिखाने वाली मेरी बुद्धि, वो ही मेरा दोष है। यानी दूसरे के जितने भी दोष दिखते हैं वो ही मेरा दोष है। इतनी समझ आई, वहाँ से खुद के दोष दिखने के चालू होंगे। और सच्चा प्रतिक्रमण कभी होएगा? सामने वाला पूर्ण निर्दोष है और मुझे जो दोष दिखाई देते मेरी ही गलती है, और बाद में प्रतिक्रमण करेंगे खुद की गलतियों के, तो ही सच्चा प्रतिक्रमण हो जाएगा। यहाँ भी यही बताते हैं, भगवान ने रोजाना अपने दोषों का खाता वही खाता लिखने का कहा था। ये एक दुकान में वो ग्रोसरी स्टोर रहता है, तो दुकान में रोज़ का रोज़ खाता सब लिखता है कि ये आदमी ने इतना लिया, ये आदमी ने इतना लिया, ये आदमी ने इतना, सबका अलग अलग नोट करके रखता है। और 1 महीने के बाद बिल भेजेगा, आपका इतना इतना सामान लिया गया आपके घर से, आपका पैसा पेमेंट करके जाओ। तो ये दुकान के यानी धंधे में ऐसे रोज़ाना का ये बात वही खाता लिखते हैं अपने दोष, ये बिजनेस में पैसे का लिए। तो यहाँ हमारे दोषों के सब ऐसे खाता वही करनी चाहिए, और अपने दोषों को लिस्ट बनाना चाहिए, और रोज़ के दोषों कि मेरा दादाजी बताते थे, आप ग्राफ निकालना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि बड़ी होगी। क्रोध की ग्रंथि बड़ी है, मान की ग्रंथि बड़ी है, लोभ की ग्रंथि बड़ी है, विषय विकार की ग्रंथि बड़ी है, मोह की ग्रंथि बड़ी है। किसके ज़्यादा विचार आते हैं, किसके लिए ज़्यादा दखल हो जाती है। लोभ की ग्रंथि होगी तो बार बार बिगड़ गया, नुकसान हो गया, बस सब खर्चा करते हैं। तो ये लोभ की ग्रंथि होगी तो उसके ज़्यादा विचार आएंगे। मान वाली ग्रंथि, खर्चा हो गया हरकत नहीं, मगर हमारा बुरा नहीं दिखना चाहिए, दिखावा अच्छा होना चाहिए, मेरा अच्छा दिखना चाहिए, तो मान की ग्रंथि। मोह, तो मेरे हस्बैंड अच्छे दिखे, मेरे बच्चे अच्छे दिखे, मेरा घर अच्छा दिखे, सब गहने बहने पहन के, तो वो मोह की ग्रंथि। तो किस चीज़ के ज़्यादा विचार आते हैं? देखो, विषय विकार की ग्रंथि होगी तो सारे दिन नज़र बिगड़ती रहेगी, मोह होते रहेगा, विकारी भाव। ये ग्रंथियों को पहले स्टडी करना चाहिए 1 महीने 2 महीने तक, कि कौन से विचार ज़्यादा आते हैं, कौन सी ग्रंथि बड़ी है। बाद में धीरे धीरे
निश्चय हुआ, समझ में आ गया कि मान की ग्रंथि बड़ी है, बाद में दूसरा स्टेप ये चेक करना पड़ता है कि मैं सभी व्यक्तियों के साथ व्यवहार जब करता हूँ तो मेरा मान बीच में आता ही होगा। हाँ, मैं अच्छे दिखने के लिए व्यवहार करता हूँ, मेरा किसी के साथ बुरा ना हो जाए, किसी मेरा अपमान न कर दे, मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ, तो जागृति बढ़ेगी। हाँ, मान, प्रत्येक व्यवहार में मेरा मान है। या लोभ वाला होगा तो मेरा बिगड़ न जाए, मेरा नुकसान न हो जाए, मेरे खर्चे न बढ़ जाए, मेरा लॉस न हो जाए, कंजूसाई आ जाएगी, पैसा बचाने के लिए सोच आ जाएगी, तो समझ में लोभ की ग्रंथि है ना। ऐसे पहले स्टडी करना चाहिए सामायिक में, या तो सारे दिन में ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए फाइल नंबर 1 का कि कौन से दोष ज़्यादा है। बाद में धीरे धीरे वो दोष समझ में आया कि मान ज़्यादा है तो प्रत्येक जीवों के, प्रत्येक व्यक्तियों के साथ व्यवहार में चेक करना। या तो अकेले भी पड़े हैं तो भी उसको याद आते रहेगा, वो आदमी मुझे समझता नहीं, उसको कुछ कहना पड़ेगा, वो कितने अच्छे हैं, मुझे समझ सकते हैं। तो ये मान वाला किसी के पास जाएगा तो भी अपेक्षा रखेगा, मुझे सम्मान से बात करो, मुझे अच्छी तरह व्यवहार करो मेरे साथ। तो मान की अपेक्षा वाला व्यवहार, तो हमें जागृति आनी चाहिए, ये प्रकृति किसके साथ क्या व्यवहार करता है। तो ये दोष देखने की वहाँ से शुरुआत होती है। और उससे में भी आगे सूक्ष्म में ये देखना है कि मेरे मान से किसी को मैं दुख दे देता हूँ, किसी के नेगेटिव देखता हूँ, किसी ने अपमान किया तो मुझे भुगतना बढ़ जाता है, तो मेरा ही मान की वजह से मुझे दुख आता है। तो ऐसे ये जागृति हमें खुद की प्रकृति में दोष किस तरह काम कर रहा है उसके पीछे लगानी है। और बाद में किसी को दुख पहुंचाया गया, किसी के नेगेटिव दिखाई दिया, किसी को दोषित देखने लगे, तो हमारी ग्रंथि की वजह से हम दूसरे को दोषित देखते हैं। ऐसी जागृति समझनी है। बाद में प्रतिक्रमण सही तरीके से होते रहेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे खुद की प्रकृति को ऑब्जर्वेशन में रख के क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, विकार, आग्रह, ऐसे सब प्रकार के दोष देखने चाहिए। और धीरे धीरे और उसके ऊपर जागृत होना चाहिए कि ये ग्रंथि ज़्यादा बड़ी है तो ये हमेशा यही दूसरे के साथ व्यवहार में दखल करती रहेगी और हमें भुगतने का होते रहेगा। दूसरे को दोषित दिखाने का कारण भी हमारी ही ग्रंथि है। और भगवान को निर्ग्रंथ बोला जाता है कि उन्होंने एक एक दोष को प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके धो डाले, तो आज दोष से मुक्त हुए। हमें भी वही ध्येय है कि निर्ग्रंथ होना है और वितराग होना है सभी व्यक्तियों के व्यवहार में। और ये पुरुषार्थ यहाँ है कि रोज़ के रोज़ दोष देख के उसको प्रतिक्रमण से सब धो डालो। अभी 12 महीने पर बही खाता लिखते हैं, जब पर्यूषण आता है तब। भगवान ने कहा था कि सच्चा व्यापारी हो तो रोजाना लिखना और शाम को लेखा जोखा निकालना। 12 महीने पर बही खाता लिखता है, फिर क्या याद होगा? उसमें कौन सी रकम याद होगी? भगवान ने कहा था कि सच्चा व्यापारी बनना और रोज का बही खाता रोज लिखना, और बही खाते में कुछ गलती हो गई हो, अविनय हुआ हो तो तुरंत ही प्रतिक्रमण करना, उसे मिटा देना। हमें तो यहाँ रोज़ के दोष का रोज़ प्रतिक्रमण करना हो तो हमारा ज्ञान के बाद वो पुरुषार्थ शुरू होना ही चाहिए। रोज़ सारे दिन में किसको दुख दिया गया, क्या दृष्टि दोष हुआ, कहाँ क्रोध हुआ, कहाँ किसी के लिए हमें नेगेटिव विचार आ गए, तो ये सब के प्रतिक्रमण रोज़ शाम को, रात को सोने से पहले कर देने चाहिए। और जब भी फ्री टाइम मिले, या तो रात को नींद नहीं आती है तो फिर बचपन से लेके एक एक व्यक्तियों के प्रतिक्रमण शुरू करने चाहिए। पहले फादर है, बाद में मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, बाद में रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिलीज, स्कूल, कॉलेज, शादी हुई तो वाइफ, उसका उनके परिवार, सब एक एक व्यक्तियों के प्रतिक्रमण करना। तो ये ज़्यादा करके जिसको ज़्यादा पुरुषार्थ करना है, जागृति बढ़ानी है, तो प्रतिक्रमण के ऊपर जोर लगाना पड़ेगा। और प्रतिक्रमण से दोष जितने धोए गए उतने आवरण कम होएंगे, उतनी जागृति बढ़ती जाएगी। दोष देखने की शक्ति, उसी को ही जागृति बोला जाता है। और जागृति से ही दोष दिखेगा और दोष कम होएंगे तो जागृति बढ़ेगी, और जागृति से ही हम आत्मा के अनुभव तक पहुंच सकेंगे। हमें ये निश्चय करना चाहिए कि रोज़ हमें यहाँ
सारे दिन के भी विषय विकार के प्रतिक्रमण और कषाय के दोषों के प्रतिक्रमण रोज़ 10-15 मिनट करके बाद में सो जाने का। और दूसरी बात, दादाजी की 5 आज्ञा कहाँ हमारी रह जाती है। 5 आज्ञा समझ लो भूल चूक हो गई तो समझ लेने का है। कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ बीच में आ गए तो ही 5 आज्ञा रहने में हरकत आएगी। ये क्रोध मान माया लोभ, उसमें भी 2 बड़े हैं, मान और लोभ। और क्रोध और माया तो सपोर्ट करने वाले हैं, रक्षक है। तो मान और लोभ और मोह, उसी के वजह से कितने प्रकार के दोष हो जाते हैं। और वही दोष के वजह से आज्ञा में हम नहीं रह पाते, यानी आज्ञा को चुकाने वाले ही ये दोष है। तब आज्ञा जहाँ भूल चूक हो गई वहाँ चेक करना चाहिए कि कौन से दोष आ गए। मान आ गया, कर्तापन आ गया, आग्रह आ गया, या फिर लोभ आ गया, मोह आ गया, कौन सा दोष आया कि हम आज्ञा चूक गए। तो वही रात को सोने से पहले एनालिसिस करके सारे दिन की कि कौन सी व्यक्ति मिली, वहाँ कौन सा व्यवहार हुआ, कौन से दोष हुए, कितनी आज्ञा भूल चूक हो गई, वही रोज़ का कार्यक्रम में कम से कम 15-20 मिनट का कार्यक्रम रात को सोने से पहले कर देने का। तो हमारी जागृति इतनी अच्छी बढ़ेगी, 5 आज्ञा का पालन भी अच्छी तरह हो सकेगा, ये दोष भी कम होते जाएंगे और हमारा जीवन व्यवहार तो अपने आप पूरा होते ही रहेगा और हमारा भीतर का पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकेगा। चलो, नहीं तो अभी थोड़ा सा सामायिक की थोड़ी बात करेंगे। सामायिक तो बहुत प्रकार की हो सकती है, थोड़े प्रकार की बात समझे। और आज जो कराने की बात है सामायिक, वो भी बात करते हैं। एक प्रकार ये भी है, हमारे जीवन व्यवहार में नज़दीक आई हुई व्यक्तियों को, फाइलों को, हमारी वाणी से, वर्तन से, विचारों से कुछ दुख पहुंच गया है, उसके प्रतिक्रमण करना वो एक प्रकार की सामायिक है। और दूसरे तो बहुत प्रकार की सामायिक होती है। और जो शिविरों में, पारायण में, पर्युषण में, निरुमा की कैसेट्स है, सबके एक एक सब्जेक्ट के ऊपर प्रतिक्रमण की बात बताई है, उसमें सामायिक कैसे करना वो भी बात बताई है। आज हम जो लेना चाहते हैं मुख्य विषय विकार के दोष है, क्योंकि दादाजी को हमेशा जब भी पूछते, दादाजी साल में 1-2 बार दादाजी के पास सत्संग सामायिक यानी सामायिक करवाते थे। और कभी लोग बोलते दादाजी आज फ्री टाइम है सामायिक कराओ, तो दादाजी बोलते विषय विकार वाले दोषों की करो। ये कलयुग में सबसे बड़ा गुना विषय विकार का है और वही विषय विकार के दोष के वजह से हम कलयुग में आए हैं। और भी अधोगति होने का कारण यही विषय विकार के दोष है। उसमें से फर्स्ट सर्कल हस्बैंड वाइफ के विषय विकार के संबंध में एक दूसरे को दुख न हो जाए ऐसे व्यवहार रखो, एक दूसरे का समाधान हो के आगे बढ़ो। और दूसरा है हस्बैंड वाइफ के सिवाय बाहर दृष्टि बिगड़े, विचार बिगड़े, स्पर्श दोष या आचार दोष, इसमें बहुत बड़ा जोखम है और वो गुना मनुष्यपन भी खो जाएगा और अधोगति के हिसाब में आ जाओगे। इसके लिए जितना विषय विकार के दोष हस्बैंड वाइफ के सिवाय एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ में भी नॉर्मलिटी रखना चाहते हैं, एक दूसरे का समाधान हो जाए ऐसे जीवन व्यवहार होना चाहिए। मगर हस्बैंड वाइफ के सिवाय बाहर के, आज हम इसी के ऊपर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के सिवाय जो बाहर दृष्टि बिगड़ी है, विचार बिगड़ते हैं, या इंटरनेट है, टीवी है, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, या ऑफिस में भी अलग अलग प्रकार के लोग बाद में कुछ ना कुछ जोक्स करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। ट्रेन में बैठे तो भी आसपास वाले विषय विकार की ही बातें, कुछ ना कुछ दो अर्थ वाले जोक्स करते हैं, हमारे दिमाग में विषय विकार के चित्र आ जाते हैं। या तो हम ट्रेन में आते या घर बस में या ऑफिस में जाते, कोई रास्ते में कोई पुरुष को स्त्री के ऊपर दृष्टि बिगड़ जाती है, स्त्री को पुरुष की दृष्टि बिगड़ जाती है और फोटो मन में छप जाता है, चित्र आ जाता है फोटो, बाद में याद करके विषय विकारी भाव हो जाते हैं। या तो कल्पना हो जाती है, या ऐसे मिलेगी तो ऐसे करूँगा, ये मिलेगी तो ऐसे, कल्पना का भाव हो जाता है और आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कल्पना से विषय विकारी दोष कर देते हैं। मन में भी फ्री टाइम मिला तो विषय ही सोच आते ही रहते, विषय विकार के विचार, स्त्री को पुरुष के, पुरुष को स्त्री के, ऐसे विषय विकारी भाव हो जाते हैं। ये सब भाव को धोना ही चाहिए। सचमुच तो रोज के किसी को दुख पहुंचा, किसी के प्रति दृष्टि बिगड़ी, विषय विकारी दोष और कषाय यानी क्रोध से, मान से, लोभ से, कपट से, मोह से किसी को दुख पहुंचा, ये दोनों प्रकार के दोष रोज ही प्रतिक्रमण में धोना है हमें।
10 मिनट है ना, आधा 50-50 टाइम पर निकालो। 10 मिनट विषय विकार के दोष, 10 मिनट कषाय के दोष। और फ्री टाइम मिला, रविवार का दिन है या कुछ छुट्टी का टाइम है या रात को नींद नहीं आती या तो ट्रेन में आप आ रहे हैं, 10-12 घंटा निकालना है, तो ऐसे फ्री टाइम मिला तो बचपन से लेके आज तक विषय विकार के दोष को भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं या किसी को दुख पहुंचा इसके भी। तो आज हम विषय विकार के दोष और उसमें भी पति पत्नी के सिवाय बाहर वाला व्यवहार लेंगे। बचपन से लेके स्कूल है या कॉलेज है या रास्ते में आते जाते, वॉक करने जाते आते या ट्रेन में, बस में, गांव में, आसपास पड़ोसियों में, सभी जगह हमारी दृष्टि बिगड़ जाती है, विचार बिगड़ जाते हैं या बाद में लफड़ेबाजी हो जाती है, विषय विकार के स्पर्श दोष हो जाते हैं या कभी आचार दोष भी हो जाते हैं। ये सभी प्रकार के दोष बहुत बड़ी दृष्टि दोष, विचार दोष हुए, वहाँ तक मनुष्य में से जानवर गति चले जाता। और आचार दोष में गया तो उसका कोई भरोसा ही नहीं। और दादाजी बताते थे कि जिसके साथ दृष्टि दोष, विचार दोष ज़्यादा हो जाते या स्पर्श दोष, आचार दोष और बढ़ गए, आगे बढ़ के ऐसे दोष हो गए तो दूसरी लाइफ उसके साथ हिसाब उसके साथ बन जाता है, दूसरी लाइफ उसके साथ निकालनी पड़ती है। और कहाँ जाके कर्मों का बंधन में हम कहाँ भटक जाएंगे, भरोसा नहीं। इसके लिए दादाजी हमेशा बताते थे 3 चीज़ के लिए कि विषय विकारी दोष, लफड़ेबाजी होगी या नॉनवेज होगा या दारू होगा। ये 3 का जो सेवन करेगा उसके लिए, मोक्ष के लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तो मोक्ष मार्ग है, इसके लिए सबसे बड़ा गुनाह आचार दोष है, स्पर्श दोष है, विषय विकार के बारे में। और दृष्टि दोष, विचार दोष तो हम किसी को बताने नहीं जाते, मगर हमारे मन में भी हुआ तो भी जोखिम तो है ही है, उसको भी धो देना चाहिए। और आचार दोष और स्पर्श दोष तो होना ही नहीं चाहिए, इतने स्ट्रांग रहना चाहिए। और वो है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ नॉर्मल जीवन जियो, एक दूसरे को दुख ना हो जाए। मगर बाहर का तो बहुत बड़ा जोखिम है। और कोई व्यक्ति हमारे लिए कितना भी भाव बिगाड़ दिया और हम भी उसके भाव बिगाड़ने का निमित्त बने तो बहुत बड़ा जोखिम है। एक दूसरे को दूसरी लाइफ में हिसाब बनेगा और बाद में हमें तो मोक्ष जाना है और वो व्यक्ति को संसार में संसारी मोह मजा में भटकना है, तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। ऐसे विषय विकारी दोषों के प्रतिक्रमण करके हम छूट गए तो मोक्ष मार्ग में हम प्रोग्रेस करने के लिए बहुत बाधा नहीं आ जाएगी। इसके लिए आज खास विषय विकार के दोषों के पीछे हम प्रतिक्रमण करें और बचपन से लेते जाने का। बचपन से छोटे थे तो लड़के लड़कियां खेलते, वहाँ से दृष्टि दोष, विचार दोष शुरू हो जाते हैं। बाद में छुट्टियों में कज़िन, ब्रदर, सिस्टर, मामा चाचा के घर जाते या मामा के घर जाते या वो आके घर आते और कुछ न कुछ मजाक मस्ती करने में भी विषय विकारी दोष कर बैठते हैं। बाद में स्कूल में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो भी हो जाता है, कॉलेज में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और सबके पीछे टीवी सीरियल्स है या मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर्स है, सब विकारी बातें इतनी आती है और बलात्कार की बातें आती है। ये सब आरोग्य के नाम से विषय विकारी बातें कितनी आती है और वो कुतूहल वृत्ति से हम पढ़ के विषय विकार के दोष कर बैठते हैं। और वो ही और हमारे भी ग्रंथि है, जैसे मान की ग्रंथि रहती है, लोभ की ग्रंथि रहती है, ऐसे विषय की भी ग्रंथि है। वो फूटते हैं तो विचार आते रहती ग्रंथि में से और बाद में हमें ये गलत लगता ही नहीं कि ये इसमें कुछ गलती है। इसमें इतनी बड़ी गलती है कि आत्मा का अनुभव कभी नहीं होने देगा। स्पष्ट अनुभव तक पहुंचना है, अस्पष्ट वेदन तक, तो विषय विकारी दोष आगे नहीं जाने देते और शुद्धात्मा ही नहीं देखने देंगे। स्त्री है या पुरुष है, विषय भोगने की साधन है और वही दृष्टि दोष हमें आवरण में डाल देता है। इसके लिए एक एक प्रसंग को याद करके बचपन से लेकर आसपास में अड़ोसी पड़ोसी, स्कूल, कॉलेज, बाद में जॉब में भी आज वही बहुत बुरा वातावरण है। स्कूल में भी टीचर और लड़के लड़कियों के बीच में भी दृष्टि दोष, विकार दोष हो जाते हैं। हम तो टीचर को भी बताते हैं कि आप भी इतना प्योर रहोगे तो ही आप स्टूडेंट को अच्छा पढ़ा सकोगे, ताकि इस टीचर ही विषय विकारी भाव कर दे तो कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। माँ बाप भी बहुत जागृत, मैंने पिताजी को भी बहुत जागृत रहना चाहिए बच्चों के प्रति।
यानी ये सब, और वाइफ को भी यानी स्त्री को भी जागृत रहना चाहिए, देवर है, आसपास वाले कोई भी व्यक्ति है कि नहीं, संयम में रहना चाहिए। तो ये मन बिगड़ जाए ऐसा कलयुग का वातावरण है, और भाव बिगड़ जाए, विकारी भाव हो जाए, ऐसे हो सकता है, हमारी इच्छा नहीं होते हुए भी, क्योंकि ये रोगी ग्रंथि ही इतनी बड़ी लेके आए कि नज़र पड़े वहाँ भाव बिगड़ जाए, विकारी भाव हो जाए। और टीवी ये जो बोर्ड लगाए रहते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में, उसमें भी विषय विकारी भाव हो जाए, ऐसे सब जगह है। वातावरण ही ऐसे बढ़ गया है कि विषय विकार के सिवाय कोई बात ही नहीं है, और उसको हम धोना चाहते हैं। और रोज़ थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम मिले तो ज़्यादा धो डालो। तो धीरे धीरे ये माफ़ी मांगने से बहुत, दादाजी ने 6ठी कलम लिखी है, देहधारी स्त्री पुरुष और नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो, उसके प्रति विषय विकारी दोष, इच्छा, चेष्टा, विचार संबंधी दोष किंचित मात्र न हो जाए, ऐसी शक्ति मांगी है। निरंतर निर्विकार रह सकूँ, ऐसी शक्ति मांगी। ये 6ठी कलम भी दिन में 3-4 बार, 5-25 बार ज़रूर बोलना चाहिए। तो हमारे भाव शुद्धि होने से ये गुनाह की जिम्मेदारी छूट जाएगी। तो आज हम ये सामायिक करेंगे विषय विकारी दोषों के पीछे, और ये सामायिक एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं, मगर जीवन में जब भी टाइम मिला तो ज़रूर करने जैसी है। 2 प्रकार की जो बताए, किसी को दुख हुआ, कहाँ भी दृष्टि बिगड़े, विचार बिगड़े। पूज्य निरुमा के सहाध्याय आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई का सत्संग कार्यक्रम USA और कनाडा में यूनिक क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम्स एंड ज्ञान विधिज special ceremonies for self-realization have been organized from June 16th to July 22nd, 2023. Call us on our toll-free number 1-877-505-DADA. That's 1-877-505-3232. There will be satsang by Aptaputra on the morning of all Gyananvidhi days. It's Dada Bhagwan Foundation presentation. Trimandir Sankul, Adalaj, District Gandhinagar, Gujarat. Phone 9327 010101.